क्या सालाना 70 लाख रुपए कमाना आज के दौर में नया मिडिल क्लास है? मतलब जरा इस सवाल को अपने दिमाग में घूमने दीजिए। 70 लाख और मिडिल क्लास सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ ना। और इससे पहले कि कोई भी इस पर अपना नतीजा निकाले, मैं एक बहुत ही सच्ची और खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। तो एक 30 साल का लड़का है, उसने सोशल मीडिया पर अपने एक दोस्त की नई लग्जरी कार की फोटो देखी। जो आजकल रोज का ही काम है। एग्जैक्टली। अब उसके दिमाग में तुरंत एक ही बात आई कि मुझे भी वैसी ही कार चाहिए, और वो भी तुरंत, कोई लंबा इंतजार नहीं करना है। और शॉर्टकट के चक्कर में? हाँ, रातों रात पैसा बनाने के लालच में वो F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में उतर गया, बिना किसी जानकारी के। अरे बाप रे, F&O तो आम निवेश है ही नहीं, वो तो हाई रिस्क सट्टा है। बिल्कुल। और नतीजा पता है क्या हुआ? सिर्फ एक ही महीने में 90 लाख रुपए का नुकसान। एक महीने में 90 लाख? दिमाग खराब करने वाला नंबर है ये। राख हो गए पैसे। और इसीलिए आज हम जिस सोर्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि भारत की एक टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की CEO का हालिया इंटरव्यू है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। आज की इस डीप डाइव का हमारा मिशन बहुत साफ है। हम इस मिडिल क्लास मनी ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे और ये समझेंगे कि सोशल मीडिया के इस खतरनाक दिखावे से बचकर असल वेल्थ कैसे बनाई जाती है। बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। और इसी चर्चा में आगे चलकर हम उस सबसे बड़ी और डरावनी गलती का भी पर्दाफाश करेंगे जिसने वॉल स्ट्रीट के इतने बड़े अनुभव के बावजूद इस टॉप CEO को 2008 के मार्केट क्रैश में 70 लाख रुपए का भारी नुकसान करवाया। 70 लाख का नुकसान, वो भी एक टॉप फाइनेंस एक्सपर्ट को। बिल्कुल। और कोई भी आम इंसान उस भयानक गलती से कैसे बच सकता है, ये जानना आज बहुत ही दिलचस्प होगा। तो चलिए आज की इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज के दौर में क्या निवेश करना है, ये तो इंटरनेट पर हर जगह फ्री में मौजूद है। हाँ, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। कमी है तो इस बात की कि क्यों और कैसे निवेश करना है। आज हम उसी ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस को डिकोड करेंगे जो असल में हमारे फाइनेंशियल फैसले तय करते हैं। तो चलिए उसी साइकोलॉजिकल खेल से शुरुआत करते हैं। इस इंटरव्यू में एक बहुत ही बोल्ड और बहस छेड़ने वाला स्टेटमेंट सामने आया है। 70 लाख वाली बात। हाँ, कि 70 लाख रुपए की सालाना सैलरी किसी भी एंगल से मिडिल क्लास नहीं है, ये पूरी तरह से अपर क्लास है। सही बात है। भारत में असल मिडिल क्लास तो वो है जो सालाना 5 से 8 लाख रुपए कमाता है। ये आंकड़ा सुनकर शायद बहुत से सुनने वालों को आज झटका लग सकता है। वहीं तो फिर भी हम सभी ना एक मिडिल क्लास साइकोसिस के शिकार हैं। इंसान चाहे कितना भी कमा ले, खुद को ये कहना कि हम तो मिडिल क्लास लोग हैं एक अजीब सा सुकून देता है। यहीं पर सबसे बड़ी भ्रांति है। हम सभी की जड़ें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से जुड़ी हैं, वो मूल्य हमारे अंदर हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब कमाई तो अपर क्लास की हो जाती है, पर सोच और दिखावे की भूख इंसान को खोखला कर देती है। एग्जैक्टली। एक समय था जब भारत में कर्ज लेना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था। लोग EMI के नाम से घबराते थे। और आज का सीन देखिए, आप किसी एयरपोर्ट के लॉन्ज में चले जाइए, वहां बैठने की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि हर किसी की जेब में 2-3 प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पड़े हैं। क्रेडिट इतनी आसानी से मिलने लगा है कि इसने खर्च करने की पूरी मानसिकता ही बदल दी है। और इसी मानसिकता से जुड़ा है आज की चर्चा का एक बहुत ही वायरल होने लायक किस्सा, जेन ज़ी यानी आज की युवा पीढ़ी की सोच पर। वो 60-70 घंटे काम करने वाला किस्सा। हाँ, इस इंटरव्यू में एक युवा का किस्सा है जो हफ्ते में 60-70 घंटे काम करने से साफ मना कर देता है। और वजह क्या है? क्या उसे मेंटल पीस चाहिए? नहीं, वजह यह है कि उसे जिम जाना है, अपनी फिटनेस मेंटेन करनी है और हर 2 महीने में फॉरेन वेकेशंस पर जाना है। और ये सब दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं, ये सब इसलिए है क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे कम्पीट करना है, उसे ऑनलाइन दिखाना है कि उसकी लाइफ कितनी कूल है। और यही वो दिखावे का दबाव है जो लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। यहाँ पर गुड डेट और बैड डेट यानी अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये गुड और बैड डेट असल में है क्या? देखिए, अगर कोई एजुकेशन लोन लेता है या 7.5 से 8.5% पर होम लोन लेता है तो वो एक एसेट बना रहा है। मतलब वो कुछ ऐसा बना रहा है जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नया आईफोन खरीदने के लिए लोन लेना, और आंकड़े बताते हैं कि भारत में 10 में से 7 आईफोन लोन पर लिए जा रहे हैं। ओ माय गॉड, 10 में से 7? हाँ, या फिर मान लीजिए किसी कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की VIP टिकट के लिए कर्ज लेना, ये एक भयानक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब ये वो खर्च है जो सिर्फ पैसे जला रहा है। बिल्कुल, बदले में कोई एसेट नहीं मिल रहा।
ईएमआई का इस्तेमाल प्रोडक्टिव एसेट बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि रातों की नींद खराब करने वाले तनाव को पालने के लिए। ठीक है, तो अब समाज और दिखावे से थोड़ा हटकर सीधे पर्सनल फाइनेंस के सबसे मशहूर नियम पर आते हैं। मुझे लगता है अब एक बहुत बड़े मिथक के टूटने का समय आ गया है। हाँ, और बहुत से लोगों को शायद ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आए। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी देशों के मशहूर 50-30-20 रूल की, जिसमें हर जगह रटाया जाता है कि 50% जरूरतों पर खर्च करो, 30% शौक पर और 20% बचाओ। बिल्कुल। इंटरनेट पर हर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इसी का गुणगान करता है, लेकिन आज की इस डीप डाइव में इस नियम को भारत के लिए पूरी तरह से बकवास बताया गया है। बकवास इसलिए क्योंकि इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यवहारिक है। अमेरिका या यूरोप में बहुत मजबूत सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो कि भारत में तो बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। वहाँ पब्लिक हेल्थ केयर लगभग मुफ्त है, बच्चों के लिए बेहतरीन पब्लिक स्कूलिंग है जिसके लिए लाखों की फीस नहीं देनी पड़ती। अगर वहाँ कोई अपनी कमाई का सिर्फ 20% भी बचाता है तो उसका बुढ़ापा सरकार द्वारा सुरक्षित है। लेकिन भारत की सच्चाई देखिए, माता पिता के इलाज का एक बिल रातों रात लाखों का खर्च ला सकता है। और प्राइवेट स्कूलों की फीस तो हर साल आसमान छू रही है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी 40 या 50 की उम्र में पहुंचकर भी सिर्फ 20% बचा रहा है, तो वो सीधे एक भयानक रिटायरमेंट क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। 20% की बचत से भारत में सुरक्षित भविष्य सोचना बेमानी है। तो फिर सही फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? इस स्रोत के आधार पर बचत का एक नया और बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सामने आता है। जी, जो उम्र के हिसाब से। हाँ, अगर कोई अपने 20s के दशक में है, यानी 20s में है, तो 10% की बचत काफी है, क्योंकि ये योलो का दौर है, यू ओनली लिव वंस। इंसान करियर शुरू कर रहा होता है, दुनिया देखनी होती है। बिल्कुल, इस उम्र में बस बचत की आदत डालना जरूरी है। लेकिन जैसे ही कोई 30s में कदम रखता है, कहानी बदल जाती है। ईएमआई शुरू हो जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तब कम से कम 30% बचत होनी ही चाहिए। और जो लोग 40s और उसके बाद के पड़ाव पर हैं, उनके लिए अपनी आय का 50% बचाना अनिवार्य है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। रिटायरमेंट पास आ रहा है और हेल्थ केयर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। अब बचत और खर्चों की बात हो ही रही है, तो उस पहलू पर भी आते हैं जहां आज के समय में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ते और पैसा। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये। आजकल पैसे के मैनेजमेंट को लेकर कपल्स के बीच रोज के झगड़े होते हैं कि स्विगी का बिल किसने भरा, बिजली का बिल कौन दे रहा है। हाँ, जब दोनों पार्टनर्स कमा रहे हों तो इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि उसके हर छोटे खर्च पर सवाल उठे। और इसी समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान इस चर्चा से निकल कर आया है, एक जॉइंट अकाउंट का सिस्टम। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। समाधान ये है कि पति पत्नी दोनों एक जॉइंट अकाउंट रखें। घर के जितने भी साझा खर्च हैं, जैसे घर की ईएमआई, बच्चों की फीस या राशन, उसका अनुमान लगाकर दोनों अपनी आमदनी के हिसाब से उस अकाउंट में पैसा डालें। और इसके बाद जो भी पैसा बचे वो उनके अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स में रहें, ताकि आज़ादी भी बनी रहे और कोई झगड़ा भी ना हो। जैसा कि इंटरव्यू में कहा गया है, हर एक आलू प्याज का हिसाब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सनल फ्रीडम की रिस्पेक्ट करता है। और इसके साथ ही एक और बहुत अच्छी प्रैक्टिस का जिक्र किया गया है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। सुनने में किसी कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट जैसा लगता है ये। लगता है, लेकिन परिवारों के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। हर साल कम से कम एक बार परिवार के साथ बैठकर मीटिंग करनी चाहिए। अगले साल के खर्चों का अनुमान लगाना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी लेनी है या विदेश यात्रा पर जाना है। हाँ, साल के 1 या 2 बड़े खर्चे पहले ही तय कर लें और इन सब के बाद जो बचे उसे बिना ज्यादा सोचे मंथली एसआईपी में डाल दें। और सबसे जरूरी बात, दोनों पार्टनर्स के पास अपना एक लिखित इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब बाजार गिरता है या दोस्तों को देखकर फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये लिखित डॉक्यूमेंट याद दिलाता है कि हमारे लक्ष्य क्या थे, ताकि कोई रास्ते से ना भटके। चलिए यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब भावनाओं से आगे बढ़कर सीधे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में डाइव करते हैं। ये वो जगह है जहां आम निवेशक सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। एकदम सही। एक और बहुत ही वायरल होने लायक क्लिप है इस चर्चा में। जब मार्केट लाल निशान में होता है, यानी गिर रहा होता है, तो लोग अपनी एसआईपी का पीएनएल देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। डर के मारे एसआईपी रोक भी देते हैं लोग। हाँ, लेकिन सच्चाई यह है कि एसआईपी कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का टूल वही है कि आज पैसा डाला और कल खुशी मिल गई। बिल्कुल। अगर मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा हो तो एसआईपी करना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हर महीने आप महंगे शेयर खरीद रहे होंगे। एसआईपी का असली फायदा ही मार्केट गिरने पर मिलता है।
और इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा आंकड़ा दिया गया है। 2007 के मार्केट पीक पर जब बाजार एकदम टॉप पर था, तब शुरू किए गए सबसे पुराने मिड कैप फंड की भी सबसे खराब 10 साल की एसआईपी रिटर्न 9% थी। मतलब दुनिया के सबसे बड़े क्रैश के दौरान भी अगर सबसे बुरा रिटर्न 9% था, तो आम निवेशक को रोज पोर्टफोलियो देकर घबराने की क्या जरूरत है? बस टिके रहना है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि बाजार में रोज नए एनएफओ आ रहे हैं, न्यू फंड ऑफर्स। लोग ऐसे फंड्स खरीदते हैं जैसे सब्जी मंडी से सब्जियां ले रहे हो। 50-50 फंड्स जमा कर लेते हैं लोग अपने पोर्टफोलियो में। और एनएफओ को लेकर लोगों में कितनी भ्रांति है, इस पर एक बहुत ही मजेदार किस्सा है सोर्स में। नोएडा में एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था जिस पर लिखा था एनएफओ अलर्ट। हाँ, मुझे याद है ये किस्सा। किसी फाइनेंस एक्सपर्ट को लगा कि कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहा है, पर जब पास जाके देखा तो पता चला कि वो नोएडा's फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी नाम का कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था। हाँ, ये कंफ्यूजन लाजमी है। मार्केटिंग इतनी आक्रामक है आजकल। 100-200 फंड्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितने फंड्स होने चाहिए? 8 से 12 फंड्स का एक पोर्टफोलियो काफी है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप का मिक्स हो। और सही फंड चुनने के लिए बस 2 बुनियादी नियम बताए गए हैं। पहला, फंड का पोर्टफोलियो गहराई से देखिए, क्या वो सच में वही कर रहा है जो वो दावा कर रहा है। और दूसरा नियम है 5 ईयर रोलिंग रिटर्न को समझना। ये रोलिंग रिटर्न क्या बला है, इसे थोड़ा आसान करते हैं। तो देखिए, रोलिंग रिटर्न का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी ने पिछले 10 या 15 सालों में किसी भी दिन उस फंड में पैसा डाला होता और उसे 5 साल तक रखा होता, तो उसका औसत अनुभव कैसा रहा। अच्छा, मतलब ये किसी एक खास तारीख का रिटर्न नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हर संभव 5 साल के पीरियड का परफॉर्मेंस दिखाता है। इससे फंड की असली स्टेबिलिटी पता चलती है। और निवेश के बाद का सबसे बड़ा नियम, कम से कम 3 साल तक उस फंड को बिल्कुल ना छुएं। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि पैसा कहाँ नहीं लगाना है। रियल एस्टेट को, मतलब प्राइमरी होम को छोड़कर निवेश के लिए बहुत खराब विकल्प बताया गया है। क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, आप तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते। और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से पूरी तरह दूर रहने की हिदायत है, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है और पूरी तरह हवा पर है। और सबसे बड़ी चेतावनी तो पेनी स्टॉक्स को लेकर है। हाँ, जो शेयर 2 या 5 रुपए में मिलते हैं। चर्चा में इन्हें साफ तौर पर कचरा कहा गया है। लोगों को लगता है 2 रुपए का शेयर है, 10 का हो गया तो पैसा 5 गुना। लेकिन असलियत यह है कि कचरा अगर सस्ता भी मिले तो अंत में वो कचरा ही रहता है। उसे अच्छी पैकेजिंग में बेचा जा सकता है, पर उसकी असलियत नहीं बदलती। सही बात है। अब समय है उस कहानी का जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था। एक टॉप फाइनेंस सीईओ जिनके पास वॉल स्ट्रीट का तगड़ा अनुभव है, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। ये बहुत ही इमोशनल कन्फेशन है उनका। 2007 में उन्हें वॉल स्ट्रीट से भारी बोनस मिला और उस उत्साह में उन्होंने अपना 100% पैसा सिर्फ इक्विटी में डाल दिया। कोई कंटिंजेंसी फंड नहीं रखा? कुछ नहीं, ना कोई सुरक्षित डेट फंड, सारा दाव एक ही जगह। और फिर 2008 का वो भयानक क्रैश आ गया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। और ट्रेजेडी देखें, 2009 में जब उन्हें अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ी, तो उन्हें मार्केट के सबसे निचले स्तर पर अपने 70 लाख रुपए निकालने पड़े। भारी नुकसान में। हाँ, ये चीख चीख कर सबक देता है कि एसेट एलोकेशन कितना जरूरी है। सारा पैसा एक जगह कभी नहीं होना चाहिए। जब इतने बड़े और अनुभवी लोग भावनाओं में बहकर ऐसी गलती कर सकते हैं, तो आम इंसान क्या चीज है? और भावनाओं में बहकर फैसले लेने की बात हो ही रही है, तो शार्क टैंक का उदाहरण भी बहुत बड़ा है। अरे हाँ, शार्क टैंक की जो असलियत इस चर्चा में सामने आई है, वो हैरान करने वाली है। जब हम टीवी पर शो देखते हैं तो लगता है कि ये शार्क इन्वेस्टर्स कितना गहरा डेटा ड्रिवन एनालिसिस करते होंगे। उनके हाथ में जो फोल्डर्स होते हैं, असल में वो फोल्डर्स बिल्कुल खाली होते हैं। हाँ, सिर्फ कोरे कागज, कोई पहले का फाइनेंशियल डेटा नहीं होता उनके पास। जरा सोचिए उस दबाव के बारे में। 45 मिनट के अंदर कैमरों के सामने बिना किसी ठोस डेटा के उन्हें करोड़ों का दाव लगाना पड़ता है। ये सब पूरी तरह से उस प्रमोटर के कॉन्फिडेंस और शार्क की अपनी गट फीलिंग पर निर्भर करता है। जो लोग आम जिंदगी में एक्सेल शीट्स पर काम करते हैं, उन्हें सिर्फ 45 मिनट में इंसान की नीयत का अंदाजा लगाना होता है। इससे साफ पता चलता है कि थ्योरी और रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा अंतर है। बड़े बड़े निवेश भी डेटा से ज्यादा इंसानी भरोसे और मनोविज्ञान पर टिके होते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को हम समेटें तो असल में इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत सीधा है। निवेश सिर्फ गणित के फॉर्मूले हल करना नहीं है।
ये अपनी भावनाओं और लालच पर कंट्रोल करने की कला है। चाहे वो किसी की कार देखकर 90 लाख का सट्टा खेलना हो या मार्केट गिरने पर SIP बंद कर देना हो। सब भावनाओं का खेल है। इसी पर नज नाम की एक बहुत बेहतरीन किताब का जिक्र हुआ है। वो सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक बदलाव हमारे वित्तीय फैसलों को चमत्कारिक रूप से बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। वेल्थ क्रिएशन एक लंबी मैराथन है, कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं। उम्र के हिसाब से बचत करें, गुड डेट का सही इस्तेमाल करें और कचरा स्टॉक से दूर रहें। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। वो क्या? आज के दौर में हमारे ज्यादातर वित्तीय फैसले, चाहे वो कोई नया गैजेट लेना हो या विदेश में छुट्टियां बिताना हो, इस बात से तय हो रहे हैं कि दूसरे लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। दिखावे के लिए। तो जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को 1 साल के लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया से गायब कर दिया जाए, उसे किसी की पोस्ट न दिखे, तो क्या उसके खर्च करने और पैसे बचाने का तरीका बदल जाएगा? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। क्या तब भी वो वही महंगी चीजें खरीदेगा जो आज खरीद रहा है? असल में ये वेल्थ किसके लिए बनाई जा रही है? एक सुरक्षित भविष्य के लिए या इंटरनेट पर मौजूद उस डिजिटल अवतार के लिए? इस बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। सच में बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और वित्तीय रूप से समझदार बनते हुए आगे बढ़िए।